हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रेहान्स बायोलॉजी में। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। जो नए टॉपिक सिलेबस में शामिल किए गए हैं 2013-14 के रिवाइज सिलेबस में, उनमें से ये एक टॉपिक है और ये बायोलॉजी से ज़्यादा सोशलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। और जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो कुछ दिनों के बाद ग्रेजुएट होंगे, उनके मेंटल लेवल को, उनके आईक्यू को थोड़ा बढ़ाने के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए थोड़ा सा जागरूक होने, अपने एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा अवेयर होने के पर्पस से, या उनको अपने वातावरण के लिए थोड़ा जागरूक करने के पर्पस से ये टॉपिक सिलेबस में शामिल किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते हुए जब आप इसमें देखेंगे कि काफ़ी सारा डाटा इसमें शामिल किया गया है जो सोशलॉजी से तो रिलेटेड है, लेकिन वो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ है और हमें उसके बारे में सोचना और समझना चाहिए। तो जो ये टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में कहेंगे सतत विकास, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है और क्यों उसकी ज़रूरत है, पहले ये समझने की हमें ज़रूरत है। तो आप जानते हैं, अपने आसपास आप देखते हैं कि पिछले कुछ बरसों में, बल्कि आप किसी बुज़ुर्ग से बात करेंगे तो वो कहेंगे पिछले 40-50 साल में बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन उसी तेज़ी से आर्थिक असमानता, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। गरीब और अमीर के बीच की खाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो आर्थिक विकास नो डाउट हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हमारा आर्थिक विकास बहुत तेज़ हुआ है। और बल्कि आप कहें तो अंध गति से आर्थिक विकास हो रहा है। उस आर्थिक विकास के कारण नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, नई सड़कें, नए हाईवेज़ बन रहे हैं, नई टाउनशिप डेवलप हो रही हैं। बहुत बड़े स्केल पर ये आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन ये आर्थिक विकास मानव स्वास्थ्य की कीमत पर, ह्यूमन हेल्थ की कीमत पर हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट की कीमत पर हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन की कीमत पर हो रहा है। कहने का मतलब ये कि आर्थिक विकास तो नो डाउट हो रहा है, बहुत तेज़ गति से हो रहा है, लेकिन उसके जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो दुष्परिणाम हैं, उसके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए कि आर्थिक विकास की वजह से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो भूमि हो, उनका बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हम इतनी तेज़ी से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने मूल रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में शायद नहीं बचेंगी। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो व्हीकल्स हैं, उनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी है पिछले 25-30 सालों में कि जो उनके लिए जो फ्यूल है, जो उनके लिए ईंधन है, डीजल और पेट्रोल, उसका हमने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और हम जानते हैं कि वो एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल से उसका जो है वो फॉर्मेशन होता है और बहुत लंबा समय लगता है इनके बनने में। तो हो सकता है हमारी पीढ़ियां या आगे वाली कुछ पीढ़ियां उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो ईंधन बचेगा नहीं। तो हमने एक प्राकृतिक संसाधन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है या कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए जो फॉरेस्ट एरिया है, भले ही गवर्नमेंट के आप जो प्रोग्राम्स हैं उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, ग्रीन एरिया बढ़ा है, लेकिन जब कहीं पर आर्थिक विकास की बात आती है तो हम ग्रीन एरिया को एक साइड कर देते हैं। अगर कहीं इंडस्ट्री लगना है तो उसके लिए जंगलों को काटने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। कहीं हाईवे बनना है, उसके लिए ग्रीन ट्रीज़ को, हरे पेड़ों को काटने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तो जो कुछ भी आर्थिक विकास हो रहा है, ये सारा आर्थिक विकास एनवायरनमेंट की कीमत पर, ह्यूमन हेल्थ की कीमत पर, इस सब के लिए हम किसी तरह से जो है वो नहीं सोचते हैं और इस सब की कीमत पर हम आर्थिक विकास कर रहे हैं। उसका हमें जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ा आपको ह्यूमन हेल्थ में देखने को मिल रहा है। जितनी तरह के रोग, जितनी तरह की बीमारियां इस समय मनुष्यों के सामने हैं, चाहे पिछले 100 सालों में इस तरह की बीमारियां, इस तरह के रोग सामने नहीं आए थे। तो ह्यूमन हेल्थ, डेफिनेटली ह्यूमन
जो मेडिकल फैसिलिटी हैं मनुष्यों के लिए वो बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा उनका विकास हुआ है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मनुष्यों के स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मनुष्यों के वातावरण में उतना ही प्रदूषण बढ़ा है और उसका हमारे ऊपर असर पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले कई दशकों से, पिछले 40-50 साल से महसूस की जा रही थी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इसका जवाब है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो न सिर्फ हम आर्थिक विकास करेंगे बल्कि हम एक ऐसा आर्थिक विकास करेंगे जिसमें हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा, जिसमें मनुष्यों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और जिसमें न सिर्फ हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा बल्कि हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों का जो भविष्य है वो भी उज्ज्वल और सुरक्षित रहेगा। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसा विचार, एक ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि आर्थिक विकास तो होना चाहिए लेकिन वो एनवायरनमेंट के या मनुष्यों के स्वास्थ्य या मनुष्यों के रहन सहन या मनुष्यों की आगे आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो कुछ हम आर्थिक विकास कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है उसकी अपनी एक छोटी सी हिस्ट्री है, आइए देखते हैं उसके बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, 80 के दशक में, 80s के डिकेड में उसने महसूस किया कि बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हमारे आसपास हो रहा है। नो डाउट बहुत तेज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों चाहे और इस तरह का आर्थिक विकास है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उसी तेज़ी से प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ का डिटीरियोरेशन हो रहा है, मानव का स्वास्थ्य गिर रहा है, प्रदूषण का स्तर हर तरह से बढ़ रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, हर तरह का जो पोल्यूशन है उसका लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आगे चलकर इसका मनुष्यों के स्वास्थ्य पर और ज़्यादा ख़राब असर पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो उस समय के 1983 में जो जनरल सेक्रेटरी थे पेरेस डी सोएलर, उन्होंने एक कमीशन बनाने के बारे में विचार किया और उन्होंने एक कमीशन, एक आयोग बनाया और उसकी अध्यक्षता उन्होंने दी G.H. बर्नलैंड को। G.H. बर्नलैंड साहब जो थे ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे और इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था सोशलॉजी, साइंस और एनवायरनमेंट के फील्ड में काम करने का। तो उनके अनुभव को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए G.H. बर्नलैंड साहब को जो था वो इस कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया था यूनाइटेड नेशंस ने और दिसंबर 1983 में ये कमीशन बना था और चूंकि बर्नलैंड साहब जो थे वो उसके चेयरपर्सन थे तो उनके सम्मान में इसको बर्नलैंड कमीशन कहा गया। इसने बहुत तरह की स्टडीज़ की, अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों से, सोशलॉजिस्ट से, इकोनॉमिस्ट से विचार विमर्श किया, अलग अलग विकासशील और विकसित देशों में जाकर अध्ययन किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में बर्नलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम दिया अपनी रिपोर्ट को, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा संयुक्त भविष्य। जो आने वाली मानव पीढ़ियां हैं उनका संयुक्त भविष्य कैसा होगा वो इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया या कैसा होना चाहिए। तो जो बर्नलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर, उस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड वाज गिवन बाय बर्नलैंड कमीशन इन देयर रिपोर्ट नेम्ड आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987। तो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, इस शब्द का इस्तेमाल बर्नलैंड कमीशन की रिपोर्ट में, जिसको आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं, तो 1987 में इस कमीशन की रिपोर्ट में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आप इसकी डेफिनीशन अगर खोजने जाएंगे नेट पर तो बहुत वेरीड आपको इसकी डेफिनीशन मिलेंगी। विकिपीडिया पर अलग डेफिनीशन है, दूसरे और रिसोर्सेज में इसकी अलग डेफिनीशन है, लेकिन अगर एक सिंपलेस्ट डेफिनीशन आप कहें कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए जो अंग्रेजी में आपके लिए एक डेफिनीशन यहाँ पर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज fulfillment of the needs of present generation without harming interest of future generation। यानी कि वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा किया जाए
और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों की कोई नुकसान ना किया जाए या उनकी आवश्यकता को कम ना किया जाए। अगर इस तरह से आप विकास कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सतत विकास है। तो आप सिंपलेस्ट वर्ड्स में या बिल्कुल सरल शब्दों में समझें कि अभी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं मनुष्यों की, अगर वो अपनी आवश्यकता पूरी करती हैं अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों से, लेकिन उनका इस तरह से इस्तेमाल करती हैं कि वो संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बने रहें, समाप्त ना हो, तो ये आप ऐसा विकास कर रहे हैं जिसको सतत विकास कहना चाहिए, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहना चाहिए। तो सतत विकास एक तरह का बैलेंस है बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आर्थिक विकास और अगर वातावरण के बीच में एक सामंजस्य बना रहेगा, एक साम्य अवस्था बनी रहेगी, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है और जिसके अनुसार कि दुनिया में जो आर्थिक विकास है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट को भी ग्रो करने की जो है वो परमिशन हो, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो भी स्वस्थ बना रहे, उसमें प्रदूषण का स्तर कम हो, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट ना किए जाएं, इतने ज़्यादा उनका दोहन ना किया जाए कि वो समाप्त होने के कगार पर आ जाएं, और साथ साथ मनुष्यों का भी विकास हो, उनका शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य का स्तर, उनके रहने का स्तर ये भी बढ़े। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो उसके बारे में ये भ्रांति है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, वो केवल एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है सॉरी, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका फोकस केवल एनवायरनमेंट नहीं है, उसका फोकस ह्यूमन लाइफ भी है, उसका फोकस जो है वो मानव जीवन भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी कहता है कि एनवायरनमेंट जो है वो तो बचा रहे, लेकिन उसके साथ साथ विकास हो, आर्थिक विकास हो, मनुष्यों का जीवन का विकास हो, मनुष्यों का विकास हो, मनुष्यों का जीवन स्तर ऊपर उठे और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक अच्छा भविष्य मिले, उनको अच्छी दुनिया उनके सामने हम रखें। ऐसा ना हो कि जो चीज़ें हमारे सामने हमें प्रकृति ने दी हैं, हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं, उनको हम ख़राब करें या उनको समाप्त कर दें और आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ें ना मिलें। तो उनका भी हक है, फ्यूचर जनरेशन का भी राइट बनता है कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उनका वो भी इस्तेमाल करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस केवल एनवायरनमेंट नहीं है, उसका फोकस जो है वो ह्यूमन लाइफ भी है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके कुछ प्राथमिक लक्ष्य हैं, प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था तब कहा गया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके 3 प्राथमिक लक्ष्य होंगे, उसके 3 प्राइमरी गोल्स होंगे। कौन से होंगे? उसमें एक है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन कम से कम करना, उनका डिप्लीशन जो है उसको मिनिमाइज करना। हम अपनी ज़रूरतों के लिए अगर बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को काटने लगें तो ये आने वाली पीढ़ियों के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं वो हम एक ही बार में, एक ही पीढ़ी अगर उनको लेकर समाप्त कर दे तो वो लाभ आगे वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेंगे। उसका असर हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा और एनवायरनमेंट पे जो असर होगा उसका हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, हमारे रहन सहन पर भी, हमारे जीवन पर भी। क्योंकि आप जानते हैं एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं पिछले कुछ समय में वो क्लाइमेटिक चेंजेस कहलाते हैं और उनका इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया के मौसम पर, पूरी दुनिया के लोगों पर है। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम मिनिमम लेवल पर इस्तेमाल करें, उनका कम से कम दोहन करें और उनको बढ़ने में समय दें, उनको बढ़ने में सहायता करें, तो वो न सिर्फ हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की भी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो पहला लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टू मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम से कम करना। दूसरा, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट तो होना चाहिए, कोई इसमें शक नहीं है, किसी को इसमें आपत्ति नहीं है कि आर्थिक विकास ना हो, आर्थिक विकास जरूर हो, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करते हैं, आर्थिक विकास करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, तो ये सबसे अच्छा हमारे लिए होगा और हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए होगा। तीसरा लक्ष्य है प्रोवाइड इको फ्रेंडली मेथड्स टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स। जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि जो अभी उद्योग लगे हैं, इंडस्ट्रीज लगी हैं, अभी जो अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसको अगर हम इको फ्रेंडली बना लें
तो ये हमारा बहुत बड़ा एक लक्ष्य हो जाएगा पूरा कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे और अपना आर्थिक विकास भी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लीजिए एक इंडस्ट्री लगी है बहुत बड़े एरिया में और उसने अपने कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया समाप्त कर दिया, तो पहला नुकसान तो उसने एनवायरनमेंट का किया कि उसने ग्रीन एरिया जो था वो ख़त्म कर दिया। तो अगर वो इंडस्ट्री लगने के बाद अपने आसपास उससे कई गुना ज़्यादा, वैसे सरकार की ये पॉलिसी है भारत में, यूपी में और भी कई प्रदेशों में कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनरी को समाप्त किया है तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको ग्रीनरी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो लक्ष्य हमेशा पूरा होता नहीं है। तो अगर वो इंडस्ट्री अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से अगर वो ग्रीन एरिया डेवलप करे तो काफ़ी हद तक जो उसने वो फॉरेस्ट एरिया समाप्त किया था वो दोबारा डेवलप हो जाएगा। उसके साथ साथ वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में अगर पोल्यूशन लेवल कम रखे, एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करे, अपने यहाँ से निकलने वाले केमिकल्स और हॉट वाटर को रोके, फिल्टर करे, यानी कि वाटर पोल्यूशन को रोके। इसके साथ साथ वो अगर अपनी बिजली की ज़रूरत, अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है उसको पूरा करने के लिए अगर वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करे। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करिए, सोलर पैनल का इस्तेमाल करिए और सनलाइट से जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है सनलाइट की फॉर्म में, उसके इस्तेमाल से आप अगर बिजली बनाएं तो वो इंडस्ट्री ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगी बल्कि वो बहुत सारा जो बिजली उसके लिए जनरेट करने के लिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता वो बच जाएगा। तो सेल्फ सफिशिएंट अगर कोई इंडस्ट्री हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और ये इको फ्रेंडली इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो अभी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, अगर वो इको फ्रेंडली हो जाएं, अगर वो एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाएं, संवेदी हो जाएं, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये 3 प्राइमरी गोल्स हैं, प्राथमिक लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम खर्च करना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इको फ्रेंडली बनाना। लेकिन इसके अलावा क्योंकि विश्व में हर देश में परिस्थितियां अलग अलग हैं, हर देश की जो अपनी समस्याएं हैं वो अलग अलग तरह की हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें मोटे तौर पर तो पूरी दुनिया की समस्याएं एक जैसी हैं। गरीबी, भूखमरी, साफ पानी ना मिलना, ज़्यादातर लोगों को जो है वो रहने के लिए सही मकान ना मिलना, सबको एक समान शिक्षा ना मिलना, ये मोटी मोटी ऐसी समस्याएं हैं जो पूरे विश्व के लोगों के बीच में हर देश में आपको देखने को मिलेंगी लगभग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 3 प्राइमरी गोल्स हैं कि पूरी दुनिया में ये 3 लक्ष्य अगर निर्धारित किए जाएं और इसके साथ में विकास किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी, हमारा एनवायरनमेंट बचेगा। लेकिन इसके अलावा जैसे पहले मैंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस केवल एनवायरनमेंट नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो ह्यूमन लाइफ भी है। तो ह्यूमन लाइफ को बेटर कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ और गोल जो हैं, कुछ और लक्ष्य भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। उसमें से कुछ मेन जो गोल्स हैं, कुछ मुख्य लक्ष्य हैं वो ये हैं। पहला है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को समाप्त करना। ये बहुत आसान काम नहीं है, आप इस डाटा में देख सकते हैं। दुनिया की 20% आबादी, 2019 की रिपोर्ट है, 2015 की रिपोर्ट भी लगभग इसी तरह की थी, 19 में भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी कि पूरी दुनिया की लगभग 20% जनसंख्या जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे है और उसको अपना दैनिक जीवन गुजारना मुश्किल है। भारत की बात करें तो भारत में 30% जनसंख्या, टोटल जो पॉपुलेशन है भारत की लगभग 30%, ये सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि 30 से 32% लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि उनका रोज की जो आमदनी है वो लगभग $2 से भी कम है। तो इतनी गरीबी जो है वो न सिर्फ भारत में है, न सिर्फ कुछ विकासशील देशों में, बल्कि पूरी दुनिया में लगभग हर देश में गरीबी की रेखा से नीचे काफ़ी जनसंख्या है। तो इसको कम करना या इसको समाप्त करना एक लक्ष्य ये है। प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, मनुष्यों के अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, मनुष्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनके लिए सही मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, उनके लिए सारे तरह के वैक्सीन जो भी पॉसिबल और इन्वेंट किए गए हैं वो आसानी से मुफ्त में या कम से कम कीमत में अवेलेबल हों। जो
मनुष्यों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जनरेट की गई हैं वो केवल कुछ देशों के पास ना रहें, हर देश के पास हों और उसकी पहुंच जो है या आम नागरिकों की पहुंच उन सुविधाओं तक हो। ये ह्यूमन हेल्थ को बेहतर बनाने का सबसे सीधा आसान तरीका है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फोकस ये भी है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जाए, उनकी जो जीवन यापन की जो उनकी क्षमता है या उनकी जो जीवन काल है उसको बढ़ाया जाए और स्वस्थ जीवन काल को बढ़ाया जाए। तो गुड ह्यूमन हेल्थ जो है उसको प्रमोट करना ये एक और लक्ष्य है। इसके अलावा तीसरा लक्ष्य है प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, सबको अच्छी शिक्षा मिलना। जी, ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। अगर ये पूरा हो जाए तो भी बहुत सारी समस्याएं, खासतौर से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, खासतौर से भारत जैसे देशों में। एक समान अच्छी शिक्षा सबको मिले, ये जो लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का है, ये खासतौर से विकासशील देशों के लिए, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ हिस्सों के लोग या कुछ समाज के तबके बहुत अमीर हैं और कुछ समाज के तबके जो हैं वो बहुत गरीब हैं। तो इसी तरह से उनकी एजुकेशन फैसिलिटी या जो उनको एजुकेशन मिल रही है उनकी बच्चों को, उनकी पीढ़ी को, उसमें भी बहुत असमानता है। तो एक समान सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और सबकी पहुंच हो शिक्षा तक, ये बहुत ज़रूरी है। भारत जैसे देश में आपको पता है शिक्षा या तो बहुत महंगी है, वो सबकी पहुंच में नहीं है, या शिक्षा का स्तर बहुत कम है। जो सरकारी शिक्षा है जो मुफ्त में मिलती है उसका स्तर सबको पता है, तो ख़राब नहीं है स्तर वो, लेकिन वो स्तर जो है जो दूसरे तरह की शिक्षा है उसके बीच में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अच्छी और आसान शिक्षा और सुलभ शिक्षा सबको मिले और वो सबकी पहुंच में हो, ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का। एक अगला लक्ष्य नंबर 4, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। शायद जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हों बच्चे, जो कम उम्र के हों, ग्रेजुएट क्लासेस में हो, उनको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि वो तो आरओ का फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं, और उनको जब ये बताया जाएगा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या पूरी दुनिया में 780 मिलियन ऐसी जनसंख्या है, ऐसी पॉपुलेशन है जिसको आज भी पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। आप दूसरे देशों की बात ना करें, भारत की बात करें, बुंदेलखंड का रीजन ऐसा है जहां आज भी साफ पीने का पानी बहुत बड़ी जनसंख्या को उपलब्ध नहीं है। तो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक लक्ष्य है। और क्यों है आप देखिए फिगर यहाँ पर, 780 मिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको आज भी पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। 2.5 बिलियन यानी कि करीब 2.5 अरब लोग, ये पूरी जनसंख्या जो दुनिया की है उसका लगभग 30% से ज़्यादा है, उनको आज भी सैनिटेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, साफ शौचालय उनको उपलब्ध नहीं है। भारत में जो वर्तमान भारत सरकार है उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोगों को शौचालय बनाने की सुविधा दी। उससे एक बहुत बड़ी समस्या धीमे धीमे समाप्त हो रही है, लेकिन अभी भी दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों को सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, साफ सफाई जो है वो उनको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी मूलभूत रोज़ाना की ज़रूरतें हैं, साफ पानी, रहने के लिए साफ जगह, साफ शौचालय, ये सब उनके पास नहीं है। तो प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, बिना प्रदूषण के स्तर को बढ़ाए हुए अगर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये ग्रीन एनर्जी कहलाती है। सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इस तरह की एनर्जी है। सोलर एनर्जी ख़ासतौर से बहुत पॉपुलर है आज के समय में, जिसमें बिल्कुल पोल्यूशन लेवल ज़ीरो होता है और वो बहुत सस्ती और सबको उपलब्ध होने वाली ऊर्जा हो सकती है अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बेहतर बनाया जाए, थोड़ा सस्ता किया जाए, उसको सरकार उसमें सहायता दे, तो बहुत बड़ा तबका जो है समाज का वो बहुत आसान तरीके से अपने पास ऊर्जा जो है वो प्राप्त कर सकता है बिना किसी बहुत बड़े खर्च के। तो ग्रीन एनर्जी जो है अगर ये सबको उपलब्ध हो तो उससे न सिर्फ सबकी ऊर्जा की ज़रूरत पूरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी होगी, बल्कि उससे जो नॉर्मली पोल्यूशन फैलता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से, वो ख़त्म होगा। एक और है पॉइंट नंबर 6, जेंडर इक्वालिटी, लिंगानुपात जो है या लिंग समानता, जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है वो समाप्त किया जाए।
चाहे वो जेंडर बेस्ड जॉब्स जो हों, कि कुछ जॉब जो है वो केवल पुरुषों के लिए हैं, वहाँ महिलाओं को नहीं मिलता है जॉब करने के लिए, या जो नौकरी के बाद जो वेतन है वो समान नहीं है बहुत जगह पर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और भी दूसरे सामाजिक पहलू हैं जहाँ पर आपको जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है, तो वो समाप्त किया जाए। वो एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण है बहुत सारी समस्याओं का। तो ये भी टारगेट है, ये भी लक्ष्य है, ये भी गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आप देखिए ये जितने पॉइंट हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मनुष्यों का जीवन जो है उस पर भी फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, न सिर्फ एनवायरनमेंट पर। तो जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं, न सिर्फ एनवायरनमेंट को सही करना बल्कि मनुष्यों के जीवन को ऊपर उठाना, ये भी सब कुछ शामिल है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में, फिर हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ हमारा जीवन बेहतर हो रहा है, हमारी पीढ़ी का जीवन बेहतर हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुधरेगा, उनका जीवन भी अच्छा बनेगा, तो फिर हमें इसको प्राप्त करना चाहिए। हाउ कैन वी मेक इट हैपन? कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो कर सकते हैं, या कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो बना सकते हैं? तो इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक, चेंज इन विजन। यहाँ पर चेंज इन विजन का मतलब है चेंज इन कल्चरल विजन। हर जो देश है उसका अपना एक पारंपरिक दृष्टिकोण होता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण होता है, और अक्सर वो दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी सारी समस्याओं की जड़ भी होता है। तो उसको बदलना जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ख़ासतौर से भारत जैसे एशियाई देशों में ये सामाजिक दृष्टिकोणों को बदलना, यानी कि अगर आप बात करें कि जेंडर इक्वालिटी की, तो बहुत सारे इसमें सामाजिक पेच हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप आसानी से इसको नहीं ख़त्म कर सकते। तो इसमें बदलाव करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ये भी एक अच्छी बात है कि हम ये समझा सकें लोगों को कि केवल आप अपना जीवन जी रहे हैं, केवल यही आपकी जिम्मेदारी नहीं अपना जीवन जीना, अपने आसपास के वातावरण के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। तो जो भी हमारा वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, अगर हम उसके लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे, हम जान लेंगे कि हमें अपने वातावरण के साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, उसको सही साफ रखने के लिए हमें क्या करना है, तो हम अपनी जिम्मेदारी अगर समझ लेंगे तो इससे भी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना है तो हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, और हमें अपने वातावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, इसको समझना होगा। अगर ये दो काम हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसी दिन अचीव कर लेंगे। व्हाट प्रिवेंटिंग फ्रॉम हैपनिंग, क्या है जो हमें रोक रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने से? डेफिनेटली यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं, एक्सपेंसिव मेथड्स और दूसरा नो एक्सेप्टेड नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी दो सबसे बड़ी वजह निकल के आई हैं पिछले कुछ सालों में अलग अलग तरह के डिस्कशन के बाद। पहली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो मेथड्स बताए जाते हैं अक्सर वो बहुत महंगे होते हैं। वो शुरुआत में इतने महंगे होते हैं कि जो क्लासिकल मेथड हैं उनके मुकाबले वो कई गुना ज़्यादा महंगे लगते हैं, तो उनको वहीं छोड़ दिया जाता है, उसको कोई फॉलो करने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं और आप कहें कि इस बिल्डिंग को इस तरह से बनाया जाए कि ये कम से कम हीटअप हो, इसमें बहुत जो हीट निकलती है नॉर्मली जो कंक्रीट सीमेंट की जो बिल्डिंग होती हैं उसकी हीटअप को कम करने के लिए अगर आप उसमें कुछ खास तरह के मटेरियल इस्तेमाल करें ताकि गर्मी कम करने के लिए उस मकान की आप एसी का इस्तेमाल ना करें जिससे कि पोल्यूशन फैलता है, तो उसको रोकने के लिए आपको उस बिल्डिंग को एक नए तरह से बनाना होगा। डेफिनेटली उसमें आपकी बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो जैसे ये होता है तो वो व्यक्ति पीछे हट जाता है कि इतनी महंगी बिल्डिंग सिर्फ इसलिए कि इसमें हीटिंग इफेक्ट कम आए, उसके लिए इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्लासिकल मेथड है उसी से बनाइए। तो जो मेथड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एनवायरनमेंट को बचाने के, मनुष्यों के जीवन को ऊपर उठाने के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में जो मेथड बताए गए, कॉन्सेप्ट बताए गए, वो बहुत महंगे हैं। और इसीलिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ और बहुत सारे देश इन मेथड्स को अपनाने से बचते हैं क्योंकि उनसे उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो पहली जो बाधा है, जो पहला जो उसके बीच में हर्डल आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने में, एक्सपेंसिव मेथड्स आता है। दूसरा, नो एक्सेप्टेड नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक
मनुष्यों में, मानव समाज में इस बात के बारे में कोई एक राय है ही नहीं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए भी है या नहीं चाहिए। तो चूंकि हम लोग इस बारे में एक राय नहीं है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसलिए उस बारे में सोचा नहीं जा रहा और इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो सबसे बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, जिस तरह से मनुष्यों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ रही है और जिस तरह से बहुत सारी नई नई हमारे सामने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका इलाज एक ही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को समझें, लागू करें और उस पर अमल करें। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली आपके बॉटनी या ज़ूलॉजी से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा है। तो आपको बहुत इसमें इंटरेस्ट आएगा अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में इसको, और अपने विचार आपको इसमें अपनी तरफ से रखने की बहुत आज़ादी रहेगी। अगर आप ये लिखते हैं, एक ऐसे लिखने के लिए आता है जनरली 3rd ईयर में, राइट एन ऐसे ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने विचार रख सकते हैं, आप बता सकते हैं एग्जामिनर को कि आप क्या सोचते हैं। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपके जो अपने विचार हो सकते हैं एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो अगर आप इसमें लिखते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा आंसर बनेगा। मेरे ख्याल में जैसे यूपीएससी के एग्जाम में, मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको अपने विचार बताने का मौका मिलता है, ये उसी तरह का टॉपिक है। तो कोशिश करिए एक अच्छा इसका आप आंसर सेट करें, आप इसका एक अच्छा डिटेल सेट करें, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा और बहुत बेहतर आप इसको कर सकते हैं।